हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी। ठीक है, हिंदी शिक्षण में टैग वर्ड्स, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं, वो भी पूरा टॉपिक वाइज। देखिए, अगर आप सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता ही है कि हिंदी जो है आप लोगों का एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो ये वीडियो जो है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को बता दूं, सी टेट के एग्जाम अब जो तैयारी में आप लोगों के पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन है। तो इस 2 दिन में जो है आपको 15 से 20 मिनट निकाल के ना हर एक सब्जेक्ट का टैग वर्ड जो है अच्छे से याद करना है। देखिए, बस पढ़ना नहीं है, अच्छे से उसे याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि सी टेट जो है, ये वाला जो सी टेट है वो आपका क्लियर हो जाए, तो अगर आप सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने सिलेबस जो है आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई भी रीज़न हो, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं पूरा टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को टैग वर्ड्स करवाऊंगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह से जो टैग वर्ड्स हैं वो आप जो है हर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, मेरी पूरी कोशिश थी, मैं यही सोच रही थी कि जितने भी कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है मैं टॉपिक वाइज जो है टैग वर्ड्स दे दूं। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रही थी। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद ये टैग वर्ड्स निकाले हैं, तो इसको जो है ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी, मतलब कि वो टैग वर्ड्स जो कि आपके आंसर होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब भी क्वेश्चन पढ़ें, जब भी प्रश्न पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए कि प्रश्न बोला क्या गया है। प्रश्न को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। मतलब प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। और कई बार जो है हम नहीं कुछ भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा ये नहीं वाला जो है किस तरीके से आप यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ अभी जो है डिस्कस करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार का जो सी टेट है आप उसमें केवल उसे पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर करें तो। ठीक है, तो देखिए, जो पॉजिटिव है, मतलब ये जो टैग वर्ड्स हैं वो आपके आंसर होंगे ही होंगे, मतलब उत्तर सही करना है। ठीक है, जो आपको सही करना है उसकी बात मैं कर रही हूँ। पॉजिटिव में पहले मैं पॉजिटिव बताऊंगी, देन नेगेटिव बताऊंगी। अगर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जैसे कि उसमें क्या बताया गया, जो भी भाषा होती है नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवहारिक कुशलता आती है, बिल्कुल। ये अगर ऑप्शन दिखे तो ये आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी लोग, कई लोग सोचेंगे अगर ये नियम है, नियम पूर्वक याद करना, तो आप लोगों को बताऊं कि अगर भाषा में आप लोगों को परफेक्शन चाहिए, मातृभाषा के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आप एक भाषा भी सीखते जाते हैं उसके साथ साथ, तो उसमें नियमबद्ध व्यवस्था जो होगा तो वो जो है आपका करेक्ट आंसर करता है। ठीक है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, बिल्कुल विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग होता है। हम जब भाषा को पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को बताऊं, केवल हिंदी ही भाषा नहीं है, इस भाषा को सीखने के लिए हम सभी सब्जेक्ट में भाषा एक तरह से पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो या आपका साइंस हो। तो इस तरीके से जो है, चाहे आपका जो है सोशल साइंस हो, उन सब में जो है हम भाषा के द्वारा ही उसे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को मातृभाषा अच्छे से आती है, उसे जो भी पढ़ाएंगे उसको बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर होगा। वो जो है एक मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर उसी भाषा में, जिस भाषा में बच्चे की जो भाषा उसी भाषा में अगर आप पढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, ठीक है, भाषा का जो है क्या करना है, अधिक से अधिक प्रयोग करना है। तो भाषा से जब रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अगर उसमें ये ऑप्शन दिखे तो वो आपका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी, देखेंगे फिर। भाषा अधिगम और अर्जन, ठीक है, ये हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा अधिगम और अर्जन। अब इससे जो रिलेटेड जो टैग वर्ड्स है उसको याद रखिएगा। भाषा अधिगम, तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, जो हमें प्रयासपूर्ण, मतलब जो हमें प्रैक्टिस से आती है। कहने का मतलब है कि जो अर्जन है ये तो हम अपने परिवेश में सीख लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, अपने घर में जो है सीख लेते हैं, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। लेकिन जो अधिगम है ये हमें प्रयास से आती है, हमें प्रैक्टिस के बाद जो है आती है। हमें एक तरह से एक इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, विद्यालय में जाने के बाद सीखी जाती है। तो इससे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं और इससे रिलेटेड जो टैग वर्ड्स है वो आप याद रखेंगे।
देखेंगे तो क्वेश्चन जो है कर ले जाएंगे। सबसे पहले बात, भाषा अधिगम की बात आए तो याद रखिएगा ये प्रयासपूर्ण होती है, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा होती है। इसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप सीख पाएंगे। ये द्वितीयक भाषा बोला जाता है। जिस तरह से अर्जन जो है आपको अनुकरण के द्वारा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मतलब वैसे ही आ जाता है बिना प्रैक्टिस के, उसी प्रकार से जो है वो आप लोगों का जो है मातृभाषा बनता है। इसी प्रकार से जो अधिगम है ये आपका द्वितीयक भाषा कहलाता है। ठीक है। अनुवाद विद्यालय जाने के बाद, जो भाषा अधिगम है ये विद्यालय जाने के बाद जो है आपको आती है। अगर अब आगे बात करते हैं भाषा अर्जन की, तो भाषा अर्जन जो है ना, मतलब कि जो भाषा आप अपने परिवेश में सीख जाते हैं, अनुकरण के द्वारा लोगों को देख देख कर सीख जाते हैं, इस भाषा में कुछ भी आपको समझाया जाए तो आपके लिए जो है बहुत ही आसान होता है, आप अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। ये भाषा स्वाभाविक है क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप जो है आपको अपने इन्वायरमेंट से आ जाती है। सहज प्रयोग, इसका आप प्रयोग भी आसानी से कर लेते हैं। ये लोगों को देखकर सुनकर जो है हम सीख लेते हैं अनुकरण के द्वारा। मातृभाषा जो अर्जन है वो मातृभाषा कहलाती है। तो ये जो है 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट जो है ये अधिगम के इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। देखिए ये मैंने टैग वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद निकाले हैं। इस तरह से टॉपिक वाइज आपको कोई नहीं बताने वाला है, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे तब होगा जब आपका जो CTET है वो क्लियर हो जाए, आप उसमें जो है एक अच्छा स्कोर कर ले जाए इन टैग वर्ड्स के माध्यम से। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्म चॉम्स्की। अगर नॉर्म चॉम्स्की की बात करूँ ना, तो नॉर्म चॉम्स्की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पेडागोजी का। अब नॉर्म चॉम्स्की जो है ये भाषा को लेकर इन्होंने क्या कहा है, तो ये कहते हैं कि जो बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जो है जन्मजात होती है। याद रखिएगा, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात किसने कही है? नॉर्म चॉम्स्की ने। ठीक है। भाषा, इन्होंने जो है सार्वभौमिक व्याकरण की बात कौन करता है? नॉर्म चॉम्स्की। LED मतलब भाषा अधिग्रहण क्षमता की जो बात करता है वो भी कौन करता है? नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो एज होता है, मतलब 4 से 5 साल 6 साल वाली जो एज होती है उसमें जो है बच्चे के भाषा का जो विकास होता है ना, भाषा का विकास जो बहुत तेजी से होता है। कहने का मतलब है इस एज में कोई सी भाषा बच्चे को सिखाएंगे तो भाषा वो जो है बच्चा बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से सीख लेगा। लेकिन जैसे जैसे जो है आपकी एज बड़ी होती जाएगी तो वो जो है आपकी LED जो है ना वो कमज़ोर होती चली जाती है। ठीक है। ये एक प्रकार का डिवाइस है, लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब ये एक प्रकार का जो है डिवाइस है भाषा अधिग्रहण क्षमता की। अगर हम बात करें तो ये जो है आपको स्टार्टिंग एज में जो है बहुत ही आसानी से आप भाषा सीख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो जो है आपकी कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, अगर हम देखते हैं शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि जो मातृभाषा है एक तो उसमें शिक्षा देना है, बहुभाषिकता जो है उसे संसाधन के रूप में देखना है। ये अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब उसका क्या अर्थ है? मातृभाषा आधारित जो बहुभाषिकता है इसका क्या अर्थ है? ठीक है, क्योंकि एक क्लास में जब जाएंगे तो क्योंकि जब शहर में बच्चे आते हैं तो अलग अलग जगह से शहर में होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो सबकी मातृभाषा जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। बात तो सही है। शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं और आगे चलकर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं। मातृभाषा क्या सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। मातृभाषा क्या पढ़ते हैं? मतलब कि शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये जो है एलिमिनेट करते जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी सीखते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। माना कि उनको मातृभाषा उनकी रखी जाती है, माना कि दूसरी भाषा अंग्रेजी भाषा जो है उसकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में उसे सिखाई जाती है, लेकिन 1 से ही सीखना शुरू कर देते हैं, बाकी मतलब कोई उनकी मातृभाषा पे जोर नहीं दिया जाता, तो ये गलत है। विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषा माध्यम में से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, मातृभाषा का जो मेन उद्देश्य होता है ना, तो विद्यालय शिक्षा जो अब आरंभ करते हैं तो मातृभाषा में ही बच्चा आरंभ करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता जाता है तो उसमें और भी अधिक भाषाएं जो है जोड़ता जाता है। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का जो अर्थ पूछा आपसे, तो वो यही कि स्टार्टिंग समय में जो बच्चा है मातृभाषा में विद्यालय की शिक्षा आरंभ करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और भी भाषाएं जोड़ता जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? बहुभाषी हो जाता है। तो पहला आंसर जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है?
कहने का मतलब बहुभाषावाद जो कि आपको संसाधन के रूप में देखना है, तो विद्यालय में ये किस प्रकार से एक संसाधन है। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण देना, या लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकार करना, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। तो देखिए बहुभाषावाद की बात किया जा रहा है, विद्यालय इस शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार एक संसाधन की बात किया जा रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर, जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 कि जो क्लास में स्टूडेंट है उनकी जो भाषा है उसका जो है प्रयोग करना। तभी तो एक क्लास में एक ही मातृभाषा के बच्चे नहीं होते, अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं, तो उनकी भाषा का जो है प्रयोग करना क्या कहलाता है, बहुभाषावाद। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो आप भाषा पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटेड जो टैग वर्ड्स है वो देख लीजिए। अगर भाषा शिक्षण के उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें प्रिंट समृद्ध परिवेश की बात किया जाए, प्रिंट समृद्ध परिवेश एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे को भेजना जहाँ पे जो है उसको चारों तरफ जो है मतलब कि एक बोलते हैं ना, प्रिंट समृद्ध क्या होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो आप दीवारों पे देखते हैं कि मतलब कुछ दीवारों पे उसी से रिलेटेड जो है टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बना दिया, तो ये बच्चे जब देखते हैं तो उसको अच्छे से जो है समझ लेते हैं। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य है। तो ये भी ऐसा ऑप्शन दिखे तो करेक्ट होगा। अभिव्यक्ति की कुशलता हो, अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को अवसर दें कि अपनी बातें जो है वो प्रकट कर पाएँ, ठीक है। वातावरण परिवेश, पढ़ना से अगर आता है क्वेश्चन, तो पढ़ना का मतलब कि अर्थ ग्रहण करना, याद रखिएगा, पढ़ने से मतलब कि अर्थ ग्रहण करना होना चाहिए, ना कि पढ़कर लिखना या कुछ और बात है, अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। भाषा का प्रयोग होना, विविधता, परिवेश, विचारों में मौलिकता और सृजनात्मकता दिखे, जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उसकी बात कर रही हूँ। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऑप्शन में आपको ये सब दिखता है तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सीखने का अवसर मिलना, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सीखने का अवसर मिलना। आगे देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं, पठन को विकसित करने का उद्देश्य नहीं है, मतलब कि 3 जो है उद्देश्य होंगे। देखिए, पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए उसमें से निष्कर्ष ढूंढना, मतलब अर्थ को समझेंगे तभी तो निष्कर्ष ढूंढ पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व के अनुभवों से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। पठन का उद्देश्य होता है ना यही कि आप जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझ सकें, उसका अर्थ निकाल सकें, उसका निष्कर्ष निकाल सकें, उनको अपने पहले के अनुभवों से, पूर्व अनुभवों से जोड़ सकें। शब्दों और शब्द समूहों के अर्थ समझना, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है ना, अर्थ समझना पढ़ने से रिलेटेड है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, टैग वर्ड्स में देखा था ना, पढ़ने का मतलब अर्थ समझना, लेकिन उससे रिलेटेड ये भी सब चीज़ें सही है कि पढ़ते हुए आप उसका निष्कर्ष निकाल सकें। निष्कर्ष कब निकाल पाएंगे, जब अर्थ समझ में आएगा। अपने पूर्व के अनुभवों से जोड़ना, ठीक है। अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना, दोहराने की बात आ गई ना, रिपीट ना, तो रोट लर्निंग, दोहराना, याद करना, इस टाइप का कुछ देखे तो वो ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पठन विकसित करने का उद्देश्य देखकर अपना ही आंसर लगा देना, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। भाषा कौशल, भाषा कौशल हम सब जानते हैं कि 4 कौशल होते हैं हमारे। कौन कौन से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुबोपाली, सुबोपाली से याद रखिएगा, सु मतलब कि आपका क्या होता है, सुनना, राइट। बो से क्या होता है, बोलना, जो कि मौखिक होता है आपका। अब पी से क्या होता है, मतलब प से क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना तीसरे नंबर पर आता है। और ली से क्या होता है, लिखना, राइट, क्या होता है, लिखना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। सुबोपली, LSRW, तो इससे रिलेटेड, भाषा कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा, जो LSRW है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, इनका एक अपना स्वाभाविक क्रम है, ठीक है। ये एक साथ ही सीखे जाते हैं, और लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक आपको सुनना आता है तो पहले सुनते हैं तो पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है। ये क्रमिक क्रम से नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ ना पाए, या अच्छे से आप क्या बोलते हैं, सुन रहे हो, सुनने के बाद जो है हो सकता है कि आप पढ़ भी लें, ठीक है, भले ही आपको जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो इस तरीके से जो है क्रमिक से नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है,
ठीक है, ये क्रमिक से नहीं होते। भाषा कौशल के अंतर्गत अगर ये आपसे टैग वर्ड्स आते हैं कि भाषा कौशल जो है मतलब कि LSRW सुबोपली, मतलब जो आपका सुनना और आपका बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जी बिल्कुल अंतर संबंधित है। ये एक स्वाभाविक क्रम में चलते हैं, एक साथ ही सीखे जाते हैं। भाषा शिक्षण भाषा का सीखना क्या है? प्रयोग संरचनात्मक होता है, मौलिकता होती है, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना, जिससे कि बच्चा आसानी से जो है चीज़ें फिर सीख जाता है। भाषा प्रयोग के विविध और विविधपूर्ण परिवेश होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग परिवेश में बच्चे को डालना जिससे कि वो समझ जाए, सीख ले। अब आप मैं बताती हूँ कुछ नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, नकारात्मक शब्द जो कि आपको अगर उत्तर में दिखे तो वो आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इनको करेक्ट नहीं करना है। व्याकरण पर बल देना, सार्वभौमिक व्याकरण की बात करें तो वो याद रखना नॉम चॉम्स्की ने बोला था, लेकिन व्याकरण पर बल देना ये आपका ऑप्शन हमेशा गलत होगा। नियमों के द्वारा शिक्षण, अभी मैंने दिखाया था ना अधिगम में क्या बोला, नियम के द्वारा, तो वो आपका क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था ना, तो उसमें जो था वो आपका गलत होगा। ठीक है, स्मरण, याद करना कठिन शब्द, ये जो है अगर दिखे तो आपका जो है मतलब कि याद करना, उसको अपने दिमाग में मगध करना, स्मरण करना, कठिन शब्द को लर्न करवाना, तो इस टाइप के ऑप्शन दिखे तो वो आपका गलत होगा। अत्यधिक अभ्यास करना, ठीक है, अत्यधिक बल देना बच्चों पर, लगातार परीक्षा लेना, एक ही अनिवार्य एकमात्र साधन के रूप में जो है भाषा को देखना, तो ये ऑप्शन जो है हमेशा गलत होता है। त्रुटियां जो है बच्चों के, अगर बच्चे त्रुटियां करते हैं तो उसको जो है ये नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दें। त्रुटियां अगर आए कि टीचर नज़रअंदाज कर देती है तो वो जो है क्या होगा, एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि त्रुटियां के द्वारा जो है बच्चे अपने में सुधार करते हैं तो वो जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटियां के लिए जो कुछ मायने में जो है गलत होते हैं आंसर, कुछ मायने में सही होते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या, आपका जो ऑप्शन है वो क्या लिखा गया है। ठीक है, सुंदर लेखन या लिखावट की बात करते हैं, काव्यात्मक भाषा की बात करते हैं, तो ये जो है ऑप्शन आपका हमेशा गलत होता है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, ठीक है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की बात, प्रबल मानक भाषा पर बल देना। ठीक है, मानक भाषा, कहीं पर भी मानक शब्द आपका ऑप्शन में दिखे ना, चाहे वो आपका CDP हो, कोई भी पैडागोजी हो, वो हमेशा जो है एक गलत टैग वर्ड है, मतलब एक गलत ऑप्शन होता है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना ये भी गलत होता है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना बिल्कुल गलत। ठीक है, या तो जो शिक्षक केंद्रित जो है ज्ञान देना वो भी गलत होता है। बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, तो ये अगर ऑप्शन में दिखे तो वो आपका गलत होगा। मातृभाषा को हमें जो है स्वीकार करना है, अस्वीकार नहीं। ठीक है, इसे बहुभाषी के रूप में देखना है। परिभाषा पर बल देना ऑप्शन में दिखे तो वो गलत होगा। आपका शब्द संग्रह दिखे तो ये आपका जो है गलत होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने ये टैग वर्ड्स बताए इसको आप जो है अच्छे से याद करेंगे, और जो मैंने बोला ना, इनको करने के बाद कम से कम जो है 4 से 5 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को करना है, तभी जो है आप लोग जो है एक पैडागोजी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे मैंने जो है आप लोगों को किस तरीके से पठित गद्यांश है उसको सॉल्व करना है ये भी बताया। पैडागोजी के कुछ टॉपिक जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, टॉपिक नहीं, पैडागोजी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं यही कहूँगी कि इन टैग वर्ड्स को आप देख के जाइएगा, और डेफिनेटली ये आपको एक हेल्प करेंगे। तो आप जो है इनको पढ़ना जो है याद करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस जरूर करेंगे और इस बार का जो CTET है आप अपना जो है निकाल लेंगे। ऑल द बेस्ट।